के साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बिहार चुनाव के नतीजे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के मीडिया की सुर्खियां बन गए हैं। हालांकि बिहार से पहले दिल्ली में भी मोदी शाह के विजय रथ को केजरीवाल ब्रेक लगा चुके हैं, लेकिन बिहार के नतीजों का हंगामा ज्यादा जबरदस्त हो रहा है। कोई नतीजों को पीएम मोदी का जनमत संग्रह बता रहा है, तो कोई गहरा सबक बता रहा है। पीएम मोदी की करिश्माई छवि और अमित शाह की रणनीति बिहारी बनाम बाहरी की जंग में चारों खाने चित्त हो गई। आलम यह हो गया कि इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी बिहार में 10 साल पुरानी हैसियत से भी काफी पीछे चली गई। 2005 के चुनाव में बीजेपी को 55 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार 53 से ही संतोष करना पड़ा। सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या वजह रही जो बिहार में पीएम मोदी पर नीतीश इस कदर भारी पड़े? इन्हीं वजहों पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया और परम पिचास है, थोड़ा नीचे करिए। परम पिचास इनको गुजरात के गंगा में सवाल है। जंगल राज नहीं आएगा, जंगल राज 2 आएगा। हिंदुस्तान से 7 समंदर पार कनाडा के एक अखबार टोरंटो स्टार की यह हेडलाइन बताती है कि बिहार में बीजेपी की करारी हार के क्या मायने हैं। पूरी दुनिया बिहार के नतीजों पर पूरी शिद्दत से नजर जमाए हुए थी और नतीजों का सार ये निकला, मिस्टर मोदी इज बीटेबल, यानी मोदी हराए जा सकते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जो नरेंद्र मोदी किसी अपराजेय योद्धा की तरह नजर आ रहे थे, बिहार की रणभूमि पर सुशासन बाबू ने उन्हें करारी मात दे दी। सवाल उठता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आइए नजर डालें कुछ खास वजहों पर। नरेंद्र मोदी ने बिहार में पहली गलती की अपने विकास के एजेंडे से फिसल कर। नीतीश कुमार पर हमला करने के चक्कर में उन्होंने डीएनए वाला बयान दिया, तो नीतीश ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर पूरे बिहार का मुद्दा बना दिया। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। उन्होंने कहा डीएनए गड़बड़ है, खराब है। तो अब डीएनए गड़बड़ है कि खराब है, ये तो पता चलेगा। सब बिहार के लोग अपना अपना भेजेंगे सैंपल, जांच करवा लीजिए। मोदी अपने कुनबे को एकजुट नहीं रख पाए, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने हर मौके पर एकता दिखाई। सीटों के बंटवारे के विवाद को भी तीनों पार्टियों ने अंदर खाने ही निपटा लिया, जबकि एनडीए में सीटों के बंटवारे और सीएम पद की होड़ का मुद्दा मीडिया तक पहुंच गया। महागठबंधन के नेता के तौर पर जनता के सामने नीतीश कुमार का साफ सुथरा चेहरा था, जबकि एनडीए का पूरा अभियान पीएम मोदी और अमित शाह के जिम्मे रहा। इसे नीतीश ने बिहारी बनाम बाहरी का रंग देकर अपने पक्ष में जमकर भुनाया। आपको तय करना है, बिहार को बिहारी चलावेगा या बाहरी चलावेगा? कौन चलावेगा? अरे बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अगर बिहारी चलाएगा तो हम हाजिर है, बाहरी सबको खदेड़ दी। बीच चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान देकर भी मोदी की मुसीबतें बढ़ाई। नीतीश और लालू ने इसे अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई की शक्ल दे दी। बीजेपी की लाख सफाई भी किसी काम नहीं आई। तो बिहार के लोग सामाजिक उत्पीड़न से ज्यादा पीड़ित रहे हैं। श्री मोहन भागवत जी का जो ऐसे समय में बयान आना, वो पिछड़े और दलित समाज के जो लोग थे उनके मन में अविश्वास पैदा किया भाजपा के प्रति।
अपने दम पर चुनावी रथ दौड़ाने के फेर में मोदी और उनकी टीम ने कई अपने लोगों को दरकिनार कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा और आर.के. सिंह जैसे लोगों की ये नाराजगी भी मोदी को भारी पड़ी। और उन्होंने इतनी कैंपेनिंग की, जो मेरा अपना ख्याल है कि इतना शायद नहीं हमें करवाना चाहिए था, इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। उनके बोझ को हम लोग को बांटना चाहिए था या हम लोग को देना चाहिए था। ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। कप्तान यानी इस वक्त में टीम का जिक्र करना, जो लोग इसका संचालन कर रहे थे यहाँ पे। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। चुनाव के दौरान बीफ जैसे मुद्दे पर देश भर में मचा घमासान भी पीएम मोदी को काफी भारी पड़ा। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ जरूर, लेकिन उल्टा। और इन सब वजहों का मिला जुला नतीजा ये रहा। नीतीश एक बार फिर बिहार में छा गए और 53 सीटें पाकर बीजेपी बिहार में 10 साल पुरानी हैसियत से भी पीछे चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस पर चर्चा करते हैं। मुद्दा गर्म भी है और बहुत अहम भी है, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। नवल किशोर हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन आरजेडी से। गोपाल अग्रवाल हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद अफजल अब्बास, जेडीयू लीडर, हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। ए.के. वाजपेयी साहब है, नेशनल स्पोक्स पर्सन एलजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले गोपाल अग्रवाल जी, डिबेट की शुरुआत आपसे हम करते हैं। पोस्टमार्टम तो अब तक हो चुका होगा हार का, क्या रिपोर्ट आई? देखिए, पोस्टमार्टम तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो बेसिकली जो चर्चा हो रही है, जैसे कल भी हम लोगों ने बोला कि ये जो जातिगत समीकरण का अर्थमेटिक है वह कहीं हावी हो गया डेवलपमेंट के एजेंडा पे। जो हम डिबेट को डेवलपमेंट के ऊपर रखना चाहते थे, वो जाते हुए तीसरे या चौथे चरण में। किसने रखा आपकी तरफ से डेवलपमेंट का मुद्दा? शुरू से ही जो मोदी साहब ने जब शुरू किया था, वो 1,25,000 करोड़ के पैकेज के साथ गए थे और ये कहा था कि बिहार जो बीमारू प्रदेश है उसको राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम के लिए आवश्यक है कि उसमें जो केंद्र में सत्ता है और प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन आए, चाहे उसको बिजली मिले, सड़कों में जिस अंदाज में मोदी साहब ने रोजगार 1.25 लाख करोड़ बिहार को दिए, उस अंदाज को भी भुनाया नीतीश बाबू ने और लालू प्रसाद यादव ने कि बिहार की बोली लगाई उन्होंने। नहीं, वो तो अब देखिए अपोजिशन का काम है। ऐसे तो किसी भी चीज के अब आप कह सकते हैं नीतीश कुमार और लालू यादव ने जो जो किया उन सारे के किस्से निकाल लोगे तो वो पता चल जाएगा आपको क्या है। और फिर आप लालू यादव से नहीं, अब एक मिनट, लालू यादव, अनुराग, अगर लालू यादव को लोग देख चुके हैं, नहीं, लालू यादव जी को कह रहे हो देख चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा दी हुई है, मतलब सजा दी हुई है, 5 साल की सजा बावजूद उसके जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आए। नहीं तो हाँ, तो आप सीट को अगर केवल इलेक्शन को जीतने को ही सारी क्रिमिनल एक्टिविटी से उनको माफी देना चाहते हैं तो बात ये ठीक है कि वो इलेक्शन का रिजल्ट उनके सपोर्ट में आया। आप जनता को नहीं समझा पाए ये बात, जनता को नहीं समझा पाए तभी तो इसका रिजल्ट है ये। तो आप जनता को आरक्षण समझाने में लगे रहे, आप बीफ समझाने में लगे रहे, आप जनता को अगला पिछड़ा समझाने में लगे रहे। नहीं, केवल मुद्दों के ऊपर भी इलेक्शन नहीं था, एक इलेक्शन के विरोधी है ये। जो इलेक्टोरल अरिथमेटिक थी वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं थी। आप देखिए यादव और वो जो जात का कॉम्बिनेशन, लालू यादव एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो दिन रात 24 घंटे 365 दिन जातिगत राजनीति करते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका यही काम है। अब वो करते हैं, उनकी अब क्या कहा जाए, तो वो तो ठीक है, आइए हम भी उनको वो देते हैं उनको। नवल जी आऊंगा आपके पास, नवल जी आऊंगा आपके पास। ये कैसे सत्ता को चलाने देंगे, ये सब बातें हैं, देखते हैं, उनको शुभकामनाएं जी। ए.के. वाजपेयी साहब बोलिए, अपने विषय में बोले। हाँ, मैं लाऊंगा इनको अपने विषय में भी। ए.के. वाजपेयी साहब, आपके नेताजी जो हैं रामविलास पासवान, वो मौसम विज्ञानी माने जाते थे, इस बार उन्हें नहीं पता चला कि सर पे ओले पड़ने वाले हैं, मतलब इस बार मेरे ख्याल से आकलन गलत हो गया उनका भी। देखो, उनका जो तजुर्बा है, जो 40 साल का पार्लियामेंट की राजनीति का तजुर्बा है, आज तक गाँव उन्होंने गलत नहीं खेला, इस बार गलत पड़ गया, उसका जवाब दे रहे हैं ना। 40 साल की राजनीति का अनुभव है और आज भी पार्लियामेंट में सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है। राजनीति का अगर अनुभव के हिसाब से ज्ञान नहीं होगा तो राजनीति आप नहीं कर सकते। अभी भी राजनीति में जितने मैच्योर पॉलिटिशियन वो हैं, आज की डेट में कोई उनके पासे भी नहीं। लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने क्या कहा याद होना चाहिए आपको
क्या हमने दुश्मन को कमजोर समझा? हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी फतेह होगी। ये बिल्कुल ये बात सही है। ना हमको उम्मीद थी, ना एनडीए के किसी पार्टी को उम्मीद तो थी। यानी आप मोदी लहर पर भरोसा कर रहे हैं? नहीं, मोदी लहर का नहीं है। अभी बिल्कुल सही कहा कि यहाँ क्या हुआ इस चुनाव में, जाति बंद गोल हो गई है और जातियों ने चुनाव जीता है। और उसके लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण एक कारण रहा है जो मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर समाज के माइंड में ये लालू एंड कंपनी ने पूरे भय का वातावरण कर दिया। और आपने देखा होगा रिकॉर्ड चेक के कि 90% वोटिंग उस समाज ने की है। ये सबसे बड़ा कारण है। नीतीश का सुशासन जनता महसूस करती है। अब तो खैर स्टैंप लगा दी उन्होंने, लेकिन उसका नतीजा क्या होने वाला है कि वो धीमी गति से चलेगा डेवलपमेंट। और धीमी गति के साथ साथ क्या रुकावटें आएंगी? एक तो कांग्रेस की करप्शन की रुकावट आएगी, दूसरा लालू जी का जो नजरिया है और जो नीतीश जी ने स्वयं माना है, इस बात को उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर मुझ पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव आया मेरे प्रशासनिक उसमें, तो मैं छोड़ के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। तो देखना ये पड़ेगा। अभी तो जुम्मा एक दिन हुआ है, लेट देम एंजॉय देयर हनीमून, बट उसके बाद जनता देखेगी कि कहाँ क्या गलती हमने कर दी। अगर मोदी जी को वोट दिया होता तो विकास कहाँ पहुंचता और अब हम लोग कहाँ पहुंचे। लेकिन हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। ठीक है, सैयद अफजल अब्बास साहब देख रहे हैं हम लोग। हाँ, सैयद अफजल अब्बास साहब, क्या ले डूबा मोदी साहब को? ये डीएनए वाला बयान ले डूबा क्या? जी देखिए, मोदी साहब सिर्फ डीएनए नहीं, स्टार्टिंग डीएनए से हुआ। बिहार के साथ नीतीश कुमार जी पे जो कमेंट किया डीएनए का, और उसके बाद से जब बिहार में आए हर फेज में उनके अलग बयान होता है। डेवलपमेंट के बाद मुद्दे को लेके आए और अगले फेज में आए तो कुछ और मुद्दा आ गया, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात की, मैं अति पिछड़ा से हूं। और उसके बाद सबसे बड़ा देखिए, मैं बिहार इस चुनाव में मैं बिहार के 11 करोड़ जनता को सैल्यूट करता हूं कि संप्रदाय के मिजाज वाले लोगों को अपने पैरों तले कुचल दिया और साबित कर दिया कि बिहार की गंगा जमनी तहजीब को हम मिटने नहीं देंगे। इन लोगों की ये कोशिशें थी कि हम सांप्रदायिकता के आधार पर भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिहार को बांट दें, वो बिहार की जनता ने नकार दिया। नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह का ये बयान जो आया कि पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, क्या बिहार की 11 करोड़ जनता पाकिस्तानी है? मुद्दे ऐसे इन्होंने किए हैं जो आज तक मैं अपनी जिंदगी में, वाजपेयी साहब मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सब बयान जो दिया गया क्या ये सही था? और ये क्या बिहार की जनता के अस्मिता का सवाल नहीं था कि बिहारियों पर चोट नहीं था? क्या पूरे बिहारियों को पाकिस्तान भेज रहे हैं आप? आज हिंदुस्तान के हर गोशे में, हर जगह इसी मुद्दे के चलते हुए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अब क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार के डेवलपमेंट की जो मुद्दा अब्बास साहब, देखिए सरकार जो चलती है संविधान के हिसाब से चलती है। आप ये बताइए, ये बयानबाजी गलत हुई या नहीं? उन्होंने ये पूछना चाहा। बयानबाजी का सवाल नहीं है, बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। नहीं, लेकिन ज्यादा घातक बयानबाजी किसकी तरफ से रही उस पर भी आकलन करेंगे। नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं। सुनिए एनके सिंह साहब भी हमारे पास पूरा 1 घंटे की डिबेट है, सबको समय पूरा मिलेगा, अच्छे से बोल पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। पार्टी किसी एक शख्स की वजह से नहीं चलती, सुनिए। जब गाड़ी चलती है इतना नहीं चलता, इतना समझता गाड़ी मेरे बहुत चल रही है। तो ये पार्टी तो एक व्यक्ति की वजह से नहीं चलती है, पूरा संगठन एक बड़ी श्रृंखला है। तो क्योंकि बाहर गए तो ये सब लोग तो मेरी बात में बढ़े बढ़ने लगे। जब गाड़ी चलती है इतना नहीं चलता, इतना समझता गाड़ी मेरे बहुत चल रही है। तो ये पार्टी तो एक व्यक्ति की वजह से नहीं चलती है, पूरा संगठन एक बड़ी श्रृंखला है। तो क्योंकि बाहर गए तो ये सब लोग तो मेरी बात में बढ़ने लगे। गोपाल जी, ये कुत्ता जो है आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। पहले मोदी साहब ने कुत्ता गाड़ी के नीचे भी आ जाता है तो दुख होता है कह दिया, उसे बड़े व्यापक रूप से सोचा और समझा गया। फिर वीके सिंह साहब के कुत्ते वाले बयान को दलितों से जोड़कर देखा गया। अब कैलाश विजयवर्गीय शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये जो हिंदी के मुहावरे हैं, कई बार उनका प्रयोग जब आदमी करता है तो वो कॉन्टेक्स्ट से आउट में बड़ा उसका ट्रांसलेशन बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे वक्त में नहीं, देखिए ये अभी आपने शाहरुख पर बयान वापस लिया, तब तो आपको और सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो कैलाश विजयवर्गीय जी से आप पूछेंगे, व्यक्तिगत बयान है, लेकिन फिर भी पार्टी की थिंकिंग कभी भी ऐसी है नहीं। और मैं कह रहा हूँ मुहावरों का जो जाल है, मुहावरे कुत्ते वाले मिलते हैं नहीं बहुत सारे होते होंगे, आप कोट वो वाले करते हैं, नुकसान आपको वही पहुंचाते हैं।
कि वो, और मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी, अभी आपने बयान दिया तो उन्होंने नाम नहीं लिया, फिर भी जो भी होगा वो तो कैलाश विजयवर्गीय उसका समाधान देंगे। हमारा तो काम है एज ए स्पोक्स पर्सन पार्टी की विचारधारा और पार्टी के विषय के बारे में आप जो भी चर्चा करेंगे उस पर हम बताएंगे और करेंगे। इंडिविजुअल किसी के बयान पे कमेंट करना कोई हमारा औचित्य भी नहीं है। वो महासचिव हैं, वो उनके हिसाब से वो उनका मुश्किल भी हो जाता है ऐसे बयानों को रफू करना। कहीं मतलब ना डिफेंड कर रहे हैं ना उसको हम अपोज कर रहे हैं। यह मतलब अगर जिस कंटेक्स्ट में आप ले रहे हैं उसका कंपैरिजन तो कभी होना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कंपेयर किया होगा। अब इसको जनता दल यूनाइटेड के लोग उछल के या आरजेडी के लोग उसको पता नहीं कहां तक ले जाएंगे। मौका कौन दे रहा है? लेकिन मौका कौन दे रहा है? कैलाश विजयवर्गीय खुद ही तो कह रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि बयानों को वो कहां तक ले जाएंगे, कहां तक खींचेंगे, वो उनकी मर्जी है, वो करेंगे। अभी उनका दिन है, उनका अच्छा दिन है। बयानों का मतलब ही वही है। बयानों का मतलब भी वही है। तो आप आपसे मिलने जाते हैं तो क्यों उनको एनकरेज करते हैं? चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेके हम डिबेट पे वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बड़ी खबर इस वक्त ये बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब को उनके बयानों के लिए शो कॉज नोटिस जारी करेगी पार्टी। शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई होगी, पार्टी उन्हें कारण बताओ नोटिस देगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई के संकेत मिल चुके हैं। चुनाव से पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी उपेक्षा को लेकर के बयानबाजी करते रहे और कल भी उन्होंने बयान दिया था कि जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हार के जिम्मेदार कारणों को ढूंढना होगा और उसका मंथन करना होगा, बजाय इसके कि मुझे दोष दिया जाए, मेरे बयानों को कोट किया जाए। लेकिन उनके बयानों के लिए अब कारण बताओ नोटिस पार्टी उन्हें जारी करेगी। इस बहस का रुख करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि वो 7 कारण कौन से हैं जो मोदी वहां पर बीजेपी सरकार की हार का कारण बने। चर्चा हम कर रहे हैं और मैं इस वक्त नवल किशोर साहब के पास जाना चाहूंगा। नवल किशोर जी, मांझी साहब ने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर भागवत साहब का जो बयान था, उस पर अमित शाह का जो खंडन था, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बयान था और वो हार का सबसे बड़ा कारण बना। आपको क्या लगता है क्यों हारी बीजेपी? वह तो एक मुद्दा है ही और उसमें मात्र भागवत जी क्रिएट करने वाला बयान था और वो हार का सबसे बड़ा कारण बना। आपको क्या लगता है क्यों हारी बीजेपी? वह तो एक मुद्दा है ही और उसमें मात्र भागवत जी ही जिम्मेदार नहीं है। उस पर मोदी जी भी बहुत अंतिम समय तक चुप्पी साधे रखी। उस स्टेटमेंट का या उस वक्तव्य का तुरंत भर्त्सना करना चाहिए था, कंडम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इससे जो लोगों के पास मैसेज पहुंचा कि ये आरक्षण विरोधी है, ये तो एक मुद्दा था ही। लेकिन बिहार की जनता, जिसको कहा जाता है कि जातिगत आधार पर वोट करती है, वह उसके साथ एक अन्याय है। बिहार की जनता जात और विकास दोनों को साथ साथ स्वीकार करती है और दोनों को साथ साथ स्वीकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली भूल की वो यह समझी कि यहाँ पे केवल जातिगत आधार पे लोगों को मोबिलाइज करके या धर्म के आधार पे मोबिलाइज करके हम अपने पक्ष में। लेकिन गोपाल जी तो कह रहे हैं कि सबसे पहली शुरुआत तो 1.25 लाख के तुलना में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देकर हुई थी। विकास के लिए वो पैकेज दिया था, तो इससे ज्यादा बड़ी विकास की बात और किसने करी थी? देखिए पैकेज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पैकेज आप कैसे उसको खर्च करते हैं। साधन से ज्यादा वितरण में न्याय सबसे बड़ी मुद्दा है। तो वो तो आप ही करेंगे ना, तो राज्य सरकार, वो तो आप राज्य सरकार के ऊपर ही तो है। राज्य सरकार तो ये अब हुए हैं। वो हम आपको करके दिखाएं, वो हम करके दिखाएंगे आपको। आप बस इस पैकेज को और बढ़ा कर देंगे तब हम दिखाएं कि बिहार का समाज कैसे विकसित करेगा। उस जो मॉडल आपके पास है, जो मॉडल गुजरात का मॉडल है विकास का, वह गुजरात में ही सीमित है। वहां पे भी फेक आंकड़े हैं, उसका अनुकरण बिहार में नहीं हो सकता है। बिहार का समाज और बिहार जो है वह एक नया परिदृश्य है। उसको माना जाता है कि बिहार में उन सारी चीजों का विकास हो सकती है जो पूरे भारतवर्ष को विकसित कर सकता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 90% जनता कम से कम गांव में रहती है,
तो आप स्मार्ट सिटी के नाम पे बिहार का विकास का बात कैसे कर सकते हैं? नवल जी यहाँ से पे एक मात्र प्रश्न है, साधन देने से नवल जी पैकेज देने वाले की जरूरत नहीं है। पैकेज को कैसे आप खर्च करेंगे वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जी हाँ नवल जी, आपने 35 साल वहाँ पे राज्य किया अलग अलग स्तर पे, और आज जो स्थिति है बिहार की, उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते? तो पैकेज तो जो पीछा आपको पैकेज मिले उनको खर्च भी नहीं किया, सड़क की हालत बुरी है, बिजली की हालत बुरी है, नौकरियां वहाँ नहीं है। यह ठीक है कि जनता ने आज आपको जिता दिया, उसकी शुभकामनाएं, लेकिन वहाँ के बिहार के लोग बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र में उनका अपमान होता है, यूपी में जाते हैं वहाँ होता है, वो नौकरियां पढ़ते वहाँ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आपके सहयोगी तंत्र जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। आप कह रहे हैं कि पैकेज देंगे तो हम खर्च करेंगे, अभी तक जो देश ने दिया की जगह अगर अमेरिका में भी होगी तो वहाँ पे भी जाकर उस मेरिट के बदले मिलाएंगे। ठीक है, बिहार से बाहर जाना और नौकरी करना और अपने मेरिट को साबित करना वो कोई अपराध नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। ठीक है, एनके सिंह साहब को लाता हूँ मेरे डिबेट में। विकास की है जो विकास हमारी पार्टी ने की है, उसका पूरा इतिहास आप देख सकते हैं। ठीक है, एनके सिंह साहब, क्या ये सच नहीं है कि जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी 1990 से लेकर मोदी सरकार या फिर वहां पर एनडीए की हार की बड़ी वजह नहीं थी, बल्कि खुद एनडीए अपनी हार की बड़ी वजह बनी है? जी हाँ, अगर इसको ठीक से एनालाइज किया जाएगा तो सेल्फ गोल की एक अद्भुत क्षमता बीजेपी में इस बार रही, और सामने देखते देखते वो सेल्फ गोल होते रहे। हम लोग भी इवन आगाह करते रहे, मीडिया भी आगाह करता रहा, लेकिन शायद वो समझे रिस्पॉन्सेज आए तो देर से आए, अव्वल तो आए नहीं। हम आपको यूं बताते हैं कि आप अभी देखिए कि स्टेटमेंट आप दिखा रहे हैं तब से, एक भाजपा का जनरल सेक्रेटरी अपने आदमी को बगैर नोटिस के पहले, और वो संज्ञा जो दे रहा उदाहरण भी उनके मन में आता है, ये जिसको कहते हैं हम हिंदी में मुहावरे भी अजीब अजीब आते हैं, तो कुत्ते से तुलना कर दिया। कल तक वो आपका मिनिस्टर रहा है यूनियन गवर्नमेंट में, आपका मेंबर पार्लियामेंट रहा है, कम से कम अगर करना भी तो इस लेवल पे तो ना करे। अभी भी एमपी है जी, तो इसलिए कम से कम इसको तो ना करें, और वो लोकसभा में जीत के आता है। तो एक तो ये है कि अगर करना ही है तो आप उसको सीपीबी में डिसीजन लीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उसके बाद नोटिस सर्व कीजिए, नोटिस आए उसके बाद निकालने के बाद जो कहना हो कहिए। अभी तो आपका मेंबर है, तो ये परंपरा गलत है। दूसरा यह है कि आपने महाभारत में सुना, रामायण में सुना होगा, बाली के सामने अगर दुश्मन आ जाता था तो उसकी आधी शक्ति चली आती थी बाली के पास, इसलिए राम भी उसे छिप के वार किए। यहाँ पे बीजेपी के साथ अगर कोई जा रहा है तो उसकी भी शक्ति खत्म हो जा रही है। आखिर वजह क्या है? रामविलास पासवान पिछले रिकॉर्ड देखिए तो 6.4% वोट पाते थे, अब की बार बीजेपी के साथ रहे तो उनको 4.5% वोट मिले। हम उसका तो कहना ही नहीं, क्या नाम है, मांझी जी का तो कहना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल नीचे रहे, उनकी सीटें भी गई, रामविलास पासवान की भी सीटें गई। बीजेपी की अपनी देखिए तो टोटल जो ये फॉर्मेट है, अगर कंपेरेबल्स को हम तुलना करें तो 2014 में इनके पास 29% टोटल वोट थे, अब की बार घट के 34% रह गए, 5% का ड्रॉप हुआ है। और आप ताजुब करेंगे कि टोटल वोटर टर्नआउट 5% बढ़ा है, मतलब लोग घर से निकले हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं किया है, क्योंकि उसी मात्रा में बढ़ना चाहिए था। तो कितनी नाराजगी होगी। अब एक थ्योरी दी जा रही है कि साहब ये पॉजिटिव वर्डिक्ट है, ये नीतीश कुमार को शासन करने की वर्डिक्ट है, ये हमारे खिलाफ नहीं है। अरे भैया 58 मिले हैं, अगर अभी खिलाफ नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो मेरे ख्याल से बीजेपी में सेल्फ गोल की अद्भुत क्षमता इस बार रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आरक्षण पे सरसंघचालक ने कहा, अगर आप उसको गौर से देखिए तो वो इतना खराब स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन और उसका अगर आप क्रम देखें तो उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण में जिनको नहीं मिला है इसका रिव्यू इसलिए जरूरी है कि वो जिनको नहीं मिला उसको देने की प्रक्रिया की जाए। क्या ये 12-14 दिन लग जाएंगे बीजेपी को और देश के प्रधानमंत्री को इस पर रिएक्ट करने में? तमाम स्ट्रेटजी आपके तो लाल बुझक्कड़ हैं आप लोग। क्या वजह है कि 12 दिन आपने इस पर नहीं? हम रोज सोच रहे थे कि बीजेपी अब रिएक्ट करेगी, क्योंकि हमने पूरा स्टेटमेंट मंगा के पढ़ा, हमने सन को फोन किया, हमने कहा कि भाई मुद्दों पे चुप्पी रही, और उसके बाद 12 दिन तक, जबकि आपको कहना यह था कि भाई सरसंघ चालक ने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जिनको नहीं मिल रहा है उनको दिलाने की प्रक्रिया हम तेज करेंगे, इसके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं। बड़ा सहज आंसर था, वो गलती हो गई। एक और आखिरी गलती हुई कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेशों में भी अपना झंडा गाड़ के आते हैं, उनसे उम्मीद ये थी
कि वो एक सेंटेंस बोले कि भाई लालू जी हमारे मित्र हैं, उनके पॉलिटिकल शैली को हम अपना नहीं सकते, उनके स्तर पे हम आ नहीं सकते, इसलिए हम विकास पे फोकस करेंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि मोदी जी ने 18 बार अपनी जाति का नाम लिया अपने पूरे स्पीच में, और आप तो दूसरा ताज्जुब करेंगे कि 29 रैली में 29 जगहों पे 30 रैली की, 16 में मोदी जी के वो हार गए। जहां जहां उन्होंने रैली की लोग वोट नहीं दिए। 30 रैलियों में 16 रैली में उनके कैंडिडेट हार गए। इसका सीधा मतलब है कि कहीं जो आपका पॉलिटिकल जनता अपेक्षा कर रही थी कि आप और ज्यादा गरिमामय तरीके से बात करें, बजाय इसके कि लालू के टर्फ पे आप आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से फंडामेंटल ब्लंडर्स थे जो कि बीजेपी अभी भी, मुझे लगता है कि वो अभी रिव्यू मोड में आई नहीं है। जैसे कि अभी भी वाजपेयी जी गोपाल जी सवाल पूछ रहे हैं। गोपाल जी सवाल पूछने की जगह इस समय सवाल ढूंढिए कि आखिर हुआ कैसे है। 5% ड्रॉप हो जाए जबकि 5% टोटल टर्नआउट बढ़ जाए, इसका मतलब है मैसिव नाराजगी है। बिल्कुल, बहुत सशक्त आकलन आपने प्रस्तुत किया है, बशर्ते कि गोपाल अग्रवाल इसे मान लें। गोपाल जी, मेरे ख्याल से मानना चाहिए। आप शालीन तरीका यही होगा कि मान ले, बजाय इसके कि लड़े। जातिवाद हुआ, वो हुआ, अरे भाई जातिवाद तो आप, लेकिन सवाल ये कि गोपाल जी के अकेले मान लेने से होगा? मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूं। ये तो पार्टी के लिए बोल रहे हैं। देखिए, अगर आज ये आकलन है तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो हार के कारण अगर 10 जो भी भाजपा ने किया वो, या उनके संगठन ने, एनडीए ने किया, वो सभी कुछ हार के ही कारण माने जा सकते हैं। कुछ भी किया हो, कुछ अच्छी बात भी की हो, सही बात भी की हो, इसलिए वह तो एक नजरिया है और ये तो मानते ही है कि हार के कारण होंगे। अगर हारे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण है ही। लेकिन अल्टीमेटली हमारे एक चीज और देखनी चाहिए, जो आपके आकलन अगर आप कर रहे हैं स्टैटिस्टिकली, तो ये जो महागठबंधन को 41.8% वोट मिले, तो जो आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें 59 पॉइंट समथिंग वोट उनके खिलाफ भी थे। उनके यानी मेजॉरिटी के केवल से नहीं होता। चलिए एक आखिरी सवाल, बात इंपॉर्टेंट है। सैयद अफजल अब्बास साहब, अभी वाजपेयी साहब और गोपाल जी दोनों का ये मानना है कि हनीमून पीरियड चल रहा है और इसके खत्म होते ही खटपट शुरू हो जाएगी। लालू जी ज्यादा सीटें ले आए हैं, अब वो नीतीश जी को रूल करने की कोशिश करेंगे, आदत है उनकी, तो आदत तो बदली नहीं जाएगी। तो क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि 6 महीने के बाद भी सरकार ठीक ठाक चलती रहेगी? पहले ये बताइए आप, मैं बताना चाहूंगा, जब से महागठबंधन की बात आई उस वक्त से हमारे बीच में कोई दूरियां नजर नहीं। हमने सीट शेयरिंग की बात की, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर लिया। हमने अपने कैंडिडेट की बात की, नीतीश कुमार जी को नेता मान लिया गया, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। तो हमारे यहाँ कोई इस तरह का इल्यूजन भ्रम नहीं है, न कोई इस तरह के गलतफहमियां हैं। इनके यहाँ जो अभी रिकॉर्ड रहा है, सीटों के लिए लड़ाई रही, रामदास पासवान अलग मांगे, उपेंद्र कुशवाहा अलग मांगे और मांझी जी अलग मांगते लड़ते रहे। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा नीतीश कुमार के नीतीश जी के कार्यकलाप पे, और जो 10 साल में काम किया बिहार की जनता ने देखा है। और इसी वजह से बिहार की जनता खुल के वोट दी है नीतीश जी के नाम पे। नेता माना गया, मैं मानता हूं। लेकिन ये एक अपनी गलतियों की वजह से हारे, हमारे साथ आपकी कैंपेनिंग की वजह से नहीं, आपके कामकाज की वजह से नहीं, अपनी गलतियों से हारे, मानते हैं आप? और एक और जवाब दीजिए कि जो बयानों को भूल गए क्या? लालू यादव जी ने कहा कि मैं जहर पी रहा हूं। चलिए, वो नहीं मान रहे कि आप अपनी गलतियों की वजह से हारे, वो ये मानते हैं कि आप अपनी गलतियों की वजह से भी हारे हैं। और आप नीतीश बाबू ने जो सुशासन बाबू की इमेज बनाई और जो विकास का काम बिहार में किया, उसके बदले जनता ने उनको मैंडेट दिया है। बहरहाल, मैं इस डिबेट को इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, समय की पाबंदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने